Assalamu alaikum dear students. Now we are starting with part 4 of Cobra, which we have been studying in the previous weeks. What's new in this chapter? Let's explore. पहले ये आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस में थोड़ा सा रिकैप लेंगे पार्ट 3 का. आज हम पार्ट 4 को रिकॉर्ड कर रहे हैं. कोबरा एक एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल है. इसमें हम कुछ अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और रियल वर्ल्ड की यूजेज को और एप्लीकेशंस केसेस फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. You already know that we start with motivational quotation for e-learning. We are doing the same today. The true measure of the value of any business leader and manager is performance. Good management is the art of making problems so interesting and their solution so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. The conventional definition of management is getting work done through people, but real management is developing people through work. तो इन मोटिवेशनल कोटेशन की समरी अगर हम करें तो आप ये देखें कि जो लोग अपनी परफॉर्मेंस, जो मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनकी गुडनेस का और उनके अपने काम में अपनी एक्सेलेंस का बेहतरीन मेजर परफॉर्मेंस. गुड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम सो इंटरेस्टिंग. अच्छी मैनेजमेंट ये है कि आप लोगों को मैनेज करने के बजाय, काम को मैनेज करने के बजाय अपने प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग बताएं कि लोग उन पे काम करना पसंद करें. द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ getting work done through people. The real management is develop people through work. The concepts of management are changing, and we have to change according how the world changes. This is the message of today. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि जो कोबरा मॉडल है उसके जो मेजरमेंट्स हैं, जो उसके पी वैल्यू हैं, उसको हम लीनियर रिग्रेशन के साथ और मल्टी रिग्रेशन के साथ भी मेजर कर सकते हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं. तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ मल्टी रिग्रेशन का भी जिक्र किया था और जो कोफिशिएंट्स हैं उनका भी जिक्र किया था. जो लीनियर रिग्रेशन है और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हैं, दोनों की इंटरप्रिटेशंस जो हम करते हैं वो सेम है. रिग्रेशन कोफिशिएंट और जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, जो पी वैल्यू है, उनकी इंटरप्रिटेशंस लीनियर रिग्रेशन के लिए और मल्टी रिग्रेशन के लिए दोनों के लिए सेम है. जो मैं अगर आपके रिवीजन के लिए कर देता हूँ कि स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है, पी वैल्यू है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेंजेस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज करती हैं. पॉजिटिव वैल्यूज़ जितनी हायर होंगी, जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस उतनी ज़्यादा होगी, मीन जो अफेक्ट होगा उन वेरिएबल्स का उतना ज़्यादा होगा. 0 का मतलब होता है दीज टू वेरिएबल्स आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. अगर वो नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब है दे आर अफेक्टिंग लेस. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. ये देखता है कि आपके जो प्रेडिक्टर्स हैं और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू है, वो आपस में किस तरह से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है. तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी उनका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव होंगी इसका मतलब है कि उनकी रिलेशनशिप नेगेटिव है, कोरिलेशन नेगेटिव है. मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नल वैल्यू को, जो नल हाइपोथेसिस हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? नल हाइपोथेसिस ये होते हैं कि जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम पहले नेगेटिवली देखते हैं कि जो सेमिनार्स हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करते. ये अगर हमारे H0 बनते हैं, नल हाइपोथेसिस बनते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिन अफेक्ट्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो सेमिनार्स हैं वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, H1 हमारा क्या बनेगा? H0 अगर हमारा ये है कि सेमिनार्स have no effects on the performance of a student, H0 है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिस अफेक्ट को, जिस फिनोमेना को हम स्टडी करना चाहते हैं वो बनेंगे. इट मीन्स दैट द सेमिनार्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट.
तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हम अपने जो एच नॉट्स हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, जो हमारे नल हाइपोथेसिस हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अब एक दूसरी टेक्निक है वो है फ्यूचर वेटिंग विद रिलीफ। तो इसके साथ भी हम लोगों ने देखा, अगर आप लोग इस टेबल को देखो तो इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं कुछ आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और कुछ माइनस नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जो पॉजिटिव हैं उनको हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एक्सटेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूज़ और प्रोग्राम कोड कम्प्लेक्सिटी। इसमें अगर आप ये देखें तो सबसे जो हाईएस्ट हैं, आई थिंक द आउटकम ऑफ द फीचर weighting are largely consistent with previous analysis, similar to the visual analysis and regression analysis. Relief identified the reuse level as the most relevant. reuse level कहाँ पे आता है? ये extent of software reuse 0.316, उसके बाद बनता है 0.08 और उसके बाद बनता है 0.03। अगर इनकी तरतीब को हम देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको करें तो ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। बाकी आप नेगेटिव को देख रहे हैं, नेगेटिव में जो हाईएस्ट नंबर होगा 0.080 होगा, मेरा ख्याल है 0.8, 0.07, 0.08, 0.08। अगर आप नेगेटिवली में देखें तो 0.07 को अगर देखें तो नॉलेज एंड स्किल ऑन एप्लीकेशन डोमेन, तो वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। Their effect is more significant than other factors. The last analytical method we try in the example is casual discovery. We use the PC algorithm implemented in the free casual discovery software package called, I think the pronunciation of this word is Tatfred, IV8. Again we set all project characteristics to a cardinal scale and formatted the data to a file format acceptable to Tetra. PC algorithm used the default setting of Tatfred. The analysis found reuse level and the domain skills to have a relevant causal influence on development productivity. तो एनालिटिकल मेथड में हम बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करके ये देख रहे हैं कि कौन से जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिनका हमें वेट कैलकुलेट करना है, वो मोर रेलेवेंट कौन से हैं और लेस रेलेवेंट कौन से। तो हम लोगों ने एक समरी इसकी क्रिएट किया है कि एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट एफ्टर फैक्टर्स हमने विजुअल एनालिसिस से किया, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन से किया, फ्यूचर वेटिंग से किया, कैजुअल डिस्कवरी से किया। तो इस समरी में अगर आप देखें तो प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी को 4 नंबर हैं, उसके बाद 3 हैं, 3 किसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हैं, और 2 हैं नॉलेज एंड स्किल एंड एप्लीकेशन डोमेन के हैं। तो जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं सारी की सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद कि कौन से एफर्ट फैक्टर्स हैं मोर रेलेवेंट हैं और जो कौन से ऐसे हैं जो लेस रेलेवेंट हैं, तो ऑलमोस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को सिमिलर नज़र आ रहे हैं। अब इन फैक्टर्स को जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी है, ये फैक्टर्स जिनकी वैल्यूज ज़्यादा हैं, सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी को। कंबाइन अप्रोच में हम सिंथेसाइज करते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। जजमेंटल एनालिटिकल अप्रोचेस को इन दिस अप्रोच जजमेंट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट इज कंपेयर्ड to the results of the analytical factor selection, and then this comparison is presented to the domain expert who discuss the potential reasons of the observed discrepancies. At the end, the domain expert agree on the synthesis of judgmental and analytical factor selection and decide which factors are relevant and should be included in the COBRA model. अब जिन फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस है वो हाईएस्ट होगा, उनको हम एक्सेप्टेंस स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। जिनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा वो हमारे एक्सेप्टेंस स्पेस में आ जाएंगे और उनको हम कोबरा मॉडल में इंक्लूड करेंगे। हमारा 10th स्टेप है बिल्ड द एफर्ट मॉडल। द कोबरा द एफर्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड यूजिंग 2 इनपुट्स, द बेसलाइन नॉमिनल डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस already completed projects from the same context, and the new project's effort overhead computed on the basis of the specific characteristics of the project.
तो जब हम एफर्ट मॉडल कोबरा से हम डेवलप करते हैं तो उसके दो स्टेप्स हैं। पहले एक नॉमिनल डेवलपमेंट लाइन बना लेते हैं जो प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट होता है जिसके हम एफर्ट मॉडल बना रहे हैं कोबरा को यूज़ करते हुए, उसके कुछ के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में देखे हैं। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन पे हमने रिग्रेशन एनालिसिस, फ्यूचर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, फ्यूचर वेटिंग, कैजुअल डिस्कवरी को अप्लाई किया है। उन फैक्टर से जो डोमेन एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, उन फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उनके वेट कैलकुलेट करते हैं। फिर 10वां स्टेप क्या है, 10th स्टेप क्या है, कोबरा डेवलपमेंट मॉडल प्रोसेस है बिल्डिंग द एफर्ट model. The objective of this step is to determine the baseline nominal productivity of already completed projects. क्योंकि इसको डेवलप करने के दो स्टेप्स हैं, एक हम नॉमिनल प्रोडक्टिविटी लाइन बेस लाइन को देखते हैं, और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है कि हम लोग जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस के लिए हम एफर्ट ओवरहेड को कंप्यूट करना चाहते हैं, उसके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स डेटा और एफर्ट मल्टीप्लायर्स डेटा को कंप्यूट करते हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कंप्यूट एक्चुअल एफर्ट मल्टीप्लायर फॉर हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स, सिमुलेट एफर्ट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स, और डिटरमिन नॉमिनल प्रोडक्टिविटी बेसलाइन। और टूल्स को हम कौन से यूज़ करते हैं, आर है, SPSS है, स्टैटिस्टिया है, डेटा माइनिंग टूल्स, वीका जिस तरह से एक है, KNIME, K9 है, और डेटा माइनिंग की टूल्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। और आउटपुट क्या आती है, कोबरा एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल आता है, इसमें एफर्ट ओवरहेड मॉडल और बेस लाइन फॉर नॉमिनल डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी आ जाता है। इस स्लाइड में आप देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि एक्स एक्सिस में हमने एफर्ट मल्टीप्लायर्स जो हमने फोर स्केल्स सिर्फ और सिर्फ फोर स्केल्स पे जिनको हम लोगों ने कंसिडर किया, और वाई एक्सिस में अगर आप देखो तो एफर्ट ओवरहेड फैक्टर्स हैं सबसे, और फैक्टर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है नॉमिनल में और एक्सट्रीम वैल्यूज में। नॉमिनल है मोस्ट लाइकली होती है और एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। द एफर्ट फैक्टर्स एट वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ए 4-point इंटरनल स्केल, एंड द एफर्ट फैक्टर्स ओवरहेड इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स वैल्यू। जितने ज़्यादा ये मल्टीप्लायर एफर्ट फैक्टर वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ओवरहेड होगा, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों में। द एफर्ट ओवरहेड एसोसिएटेड विद एफर्ट फैक्टर इज कंप्यूटेड यूजिंग सिंपल लीनियरली डिपेंडेंसी। आप लोगों को आइडिया है कि जो लीनियर डिपेंडेंसी है वो हम फाइंड करते हैं y = mx + c से। इसमें हमारी बन जाएगी एफर्ट ओवरहेड फैक्टर है वो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू बन जाएगी, आउटपुट वेरिएबल बन जाएगा, और फैक्टर्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक और कांस्टेंट वैल्यू है एफर्ट ओवरहेड जिसको हम लोगों ने नॉमिनल रखा हुआ है।